तो इस चैप्टर की अगर बात की जाए नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, तो यहाँ पर आप ब्रिटिशर्स एंड आफ्टर ब्रिटिशर्स पीरियड के समय की बात आप करोगे, यानी कि उस समय की बात जब ब्रिटिशर्स से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स चल रही थी ब्रिटिशर्स के साथ, उस समय की बात इसमें दोहराई जाएगी। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये जान पाओगे कि कैसे हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, आज़ादी की लड़ाई ब्रिटिशर्स से लड़ी थी। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये जान पाओगे कि कैसे आज की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी फॉर्मेशन हो गई। आज जो आप कांग्रेस देख रहे हो, उस कांग्रेस की फॉर्मेशन क्यों हुई, ये आप ये जान पाओगे। उसके बाद आप ये जान पाओगे कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कौन कौन से बिग रिवॉल्यूशन जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई थी। जैसे कि कुछ नाम आपने सुन के रखा होगा, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप इन चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो, इस चैप्टर इस पर्टिकुलर चैप्टर में। बट इस पर्टिकुलर चैप्टर की जो हेडिंग है नेशनलिज्म इन इंडिया, मैं पहले उस पर कुछ समय के लिए आपको ध्यान देना चाहूंगा आपके लिए। तो इसमें एक वर्ड है जो नेशनलिज्म। इस नेशनलिज्म वर्ड में एक वर्ड आ रहा है नेशन। ये नेशन क्या होता है, और एक वर्ड और होता है वो है स्टेट्स। इस दो वर्ड्स पर आप गौर करिए। ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के पहले अगर आप देखोगे तो आपको मुगल पीरियड का समय नजर आएगा। उस पीरियड्स में भी आपको क्या नजर आएगा कि इंडिया के अंदर आपको स्टेट्स तो नजर आ रहा था बट नेशन नहीं था। यानी इंडिया में किस चीज की कमी थी, नेशन शब्द की कमी थी, स्टेट्स तो था। जैसे कि आप मुगल्स पीरियड में देखो या ब्रिटिशर्स के समय में देखो, अवध स्टेट, मगध स्टेट, पंजाब स्टेट, राजपूताना स्टेट्स, तो स्टेट्स की कोई कमी नहीं है, स्टेट्स इंडिया में है। बट इंडिया एज अ नेशन जो आज आप देख रहे हो, इसकी कमी थी। तो इंडिया एज अ नेशन जो है, ये नेशन डेवलप कैसे हुआ, कहानी इसी चीज की है इस चैप्टर में। कि आज हम लोग जो इंडिया एज अ नेशन हम लोग देख रहे हैं, जो बाउंड्री हम देख रहे हैं, और इंडिया का एक फ्लैग हम देख रहे हैं, इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन हम देख रहे हैं, इंडिया में एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हम देख रहे हैं, ये कैसे डेवलप हो पाया, तो कहानी इसी चीज की है। तो नेशन और नेशन स्टेट्स, ये कोई अलग चीज नहीं है। जब स्टेट्स जो है, जितने भी सारे स्टेट्स है, वो अंडर द वन फ्लैग आ जाते हैं, अंडर द वन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाते हैं, तो उनसे ही अराइव होता है कि नेशन स्टेट्स। ठीक है। बट ब्रिटिशर्स से पहले का जो समय था, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट किंग्स रहते थे, सबका अपना अपना नियम कानून हुआ करता था, तो वहां पर नेशन सब नहीं था। इस पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में मुझे लगभग 2 से 3 क्लास लगेगी। तो फेज बाय फेज डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस अपलोड होती जाएगी, आप लोग उसे देखते जाओगे, और एट लास्ट मैं प्रीवियस सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा, रिविजन करवाऊंगा, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए इस चैप्टर के। तो नेशनलिज्म इन इंडिया, इस चैप्टर की शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे इंडिया में 1905, बेसिकली 1885 में कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट होता है, कांग्रेस वाज फाउंडेड। ये वही कांग्रेस है जिसको आज आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से आप जान रहे हो। 1895 से पहले जो थी, इंडिया के अंदर कोई भी मेजर बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। लैक ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा था कि आम लोगों की बात ब्रिटिश गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये दिक्कत हो रही थी कि वो आम लोगों की परेशानियों को सॉल्व नहीं कर पा रही थी। तो ये नीड आ चुकी थी कि आम लोगों और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में एक इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है। ये बात का रियलाइजेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा था, और इंडिया में रहने वाले बड़े बड़े जो एजुकेटेड पर्सन है उनको भी ये फील हो रहा था। तो इंडिया में उस समय के जो बड़े बड़े एजुकेटेड पर्सन थे, उन लोगों ने मिलकर एक ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर जिनका नाम ए ओ ह्यूम था, उनके साथ मिलकर एक आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट करती है। इसके एस्टैब्लिशमेंट 1885 में बॉम्बे में होती है। हर साल दिसंबर के महीने में इनका मीटिंग होता था, इसी मीटिंग को ये सेशंस कहते थे। तो बेसिकली इस मीटिंग्स में होता क्या था कि आने वाले एक साल में इंडियंस की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को ये रेज करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, और कौन कौन सी चीज की डिमांड हमें रखनी है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि हमें तुरंत में अगले एक साल में हमको ये रिक्वायर्ड चाहिए, वो चाहिए। तो सब कुछ सही चल रहा था, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसी नहीं थी कि केवल रिक्वेस्ट करने से ही सब कुछ मान जाती है। समय आगे बढ़ता जा रहा था। 1885 से 1900, यानी कि 20th सेंचुरी के शुरुआती दौर थे। 1905 के समय में आपके बुक्स में स्टार्ट हो रहा है जो बंगाल के डिवीजन से। इसी बंगाल के डिवीजन को जो आप पढ़ने जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक मूवमेंट आता है जिसका नाम है स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है। और इसी स्वदेशी मूवमेंट के ठीक बाद आपको नजर आएगा 1920 के समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।
तो ये एक सीक्वेंस जो चला है 1905 से लेकर 1920 तक का, इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रोल होता है ना, वो होता है बंगाल के डिवीजन। बंगाल जो कि आज का हमारा बंगाल है, उसको डिवाइड कर दिया गया था दो पार्ट में, वेस्ट बंगाल एंड द ईस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल है, आज का आप जो कोलकाता देख रहे हो, ये है वेस्ट बंगाल। और ईस्ट बंगाल वाला कौन सा पोर्शन था, जो आज का बांग्लादेश है। ओके, तो वो बांग्लादेश को अलग डिवाइड कर दिया गया था, और इधर जो वेस्ट बंगाल था उसको हिंदू मेजोरिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया था। बट ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि ये जो बंगाल है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी एरिया को कवर कर रहा है, इसीलिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर चला पाना मुश्किल हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज कि एक बहुत बड़ी एरिया को कवर कर रहा है। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो सके, इसके लिए जरूरी क्या है, इस पूरे के पूरे बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। लेकिन जो एक्चुअल रीजन था वो ये था कि इस बंगाल के अंदर ना एक बहुत बड़ा एजुकेटेड क्लास तैयार हो चुका था। और ये एजुकेटेड क्लास होता ना, वो किस से फोकस कर रहा था, वो नेशनलिज्म की फीलिंग पर फोकस कर रहा था कि कैसे बंगाल के लोग अब भारत के एक एक लोगों के दिलों में नेशनलिज्म का फीलिंग ग्रो किया जाए, राष्ट्रवाद का फीलिंग ग्रो किया जाए। ब्रिटिशर्स को ये मालूम था कि बंगाल का एक बहुत बड़ा एरिया जो मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में वहाँ पर, और एक बहुत बड़े एरिया में हिंदू पॉपुलेशन मेजोरिटी में। अगर हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना हो, हमें तोड़ना हो, तो सबसे बड़ा जरूरी क्या, इस बंगाल को ही डिवाइड कर दिया जाए। तो यही एक्चुअल रीजन था बंगाल डिवीजन का। लेकिन जैसे ही बंगाल डिवीजन का डिक्लेरेशन होता है, तो बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा मास रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है। वो इसलिए था क्योंकि जो एजुकेटेड क्लास बंगाल के अंदर बैठे हुए थे, वो इस एक्चुअल रीजन को किसको बता देते हैं, पूरे के पूरे मास पॉपुलेशन को बता देते हैं कि जान लो ब्रिटिशर्स का मकसद क्या है। जिस वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत चीज, मतलब आज का जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम आवाज सोनार बांग्ला, ये इसी वक्त रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रक्षाबंधन दिवस मनाया जा रहा है, आपके बुक्स में भी लिखा हुआ है। तो इस बंगाल डिवीजन का बहुत बड़े लेवल में मास रिवॉल्यूशन होता है, लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में नहीं आती है। तो धीरे धीरे 1907 के समय, 6 के समय, एक बहुत बड़ा मूवमेंट आता है, स्वदेशी मूवमेंट। ये स्वदेशी मूवमेंट क्या था, बंगाल के ही लोग ने ये कहा कि ब्रिटिशर्स जो है वो ऐसे हमारी बात नहीं मानेंगे। 1885 में हमने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, 1885 से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पिटीशंस डाल रहे हैं कि हमारी मांग, हमारी डिमांड्स को फुलफिल किया जाए, सब कुछ किया जाए, बट एट लास्ट ब्रिटिशर्स जो है हमारी बात नहीं मान रहे। तो हमें कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा एक्शन लेना होगा। तो एट लास्ट 1806-7 के करीब, 1807 में सूरत स्प्लिट होता है। ये भी मैं बताऊंगा आपको सूरत स्प्लिट है क्या, आपके बुक्स में भी है। और 1806 में, 5-6 में आपका क्या हो रहा है, बंगाल का डिवीजन हो रहा है। और इसी फेज में स्वदेशी मूवमेंट भी बंगाल वाले एरिया में स्टार्ट हो रहा है। लेट मी क्लियर, ये बंगाल डिवीजन, ये सूरत स्प्लिट और स्वदेशी मूवमेंट बंगाल से ही स्टार्ट होता है। बट आगे जाकर आपको देखने को मिलेगा कि स्वदेशी मूवमेंट जो है ना, बंगाल तक ही सीमित नहीं रहता, ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैलने की कोशिश करता है। क्योंकि जो लीडर्स थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, ये चाह रहे थे कि इसे पूरे के पूरे महाराष्ट्र तक लेके जाया जाए। एनी बेसेंट ये चाह रही थी पूरे के पूरे मद्रास तक इसे लेके जाया जाए। बट 1887 में सूरत में जो कांग्रेस का सेशन हो रहा है, यहाँ पर एक डिबेट छिड़ जाता है कि कुछ लोग चाह रहे थे कि इसे बंगाल तक ही रखना, कुछ चाह रहे थे इसे पैन इंडिया मानना। आप लोग जानते हो एक वर्ड आता है पैन इंडिया। ये पैन इंडिया कुछ नहीं होता है, किसी भी चीज़ को पूरे के पूरे इंडिया में अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हम पैन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पैन इंडिया बंगाल डिवीजन जो स्वदेशी मूवमेंट था, इसको कौन कौन लेके जाना चाह रहे थे, बाल गंगाधर तिलक, डी बेसेंट। बट हुआ क्या था इस स्वदेशी मूवमेंट में, स्वदेशी मूवमेंट में एक्चुअली बात ये था कि ब्रिटिश का इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन कैसे किया जाए। तो ब्रिटिश करते क्या थे, इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स वगैरह से। उस रॉ मटेरियल्स को लिए लेके कहाँ जाते थे, अपने देश ब्रिटेन लेके जाते थे। उस ब्रिटेन में जाने के बाद, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, बड़ा बड़ा मशीन्स होता, फैक्ट्रीज वगैरह स्टार्ट हो चुका था। इन फैक्ट्रीज में मोर फाइन क्लॉथ्स ये तैयार करते थे, और उसी फाइन क्लॉथ्स को वापस ये कहाँ लेके आते थे, इंडिया लेकर आते थे, और इंडिया में फिर उसको इंडियन मार्केट्स में सेल करते थे। बट इंडिया में क्या था, इंडिया में तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ नहीं था, इंडिया के पास रॉ मटेरियल्स का कमी था नहीं। बट इंडिया में जो क्लोथ्स बन रहे थे वो हैंडमेड बन रहे थे, जो कि रफ होते थे और कॉस्टली भी होते थे। जब ब्रिटिश फाइन गुड्स होते, फाइन क्लॉथ्स होते इंडियन मार्केट्स में आते हैं, तो होता क्या है कि ये
इनसे कम्पीट नहीं कर पाते, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं वो कम्पीट नहीं कर पाते क्योंकि वो महंगे थे और रफ थे। नतीजा ये हुआ कि इजिली ये ब्रिटिश गुड्स होते हैं पूरे के पूरे इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। इसी चीज़ को लेकर स्वदेशी मूवमेंट में बात ये होती है कि ब्रिटिश जो मर्चेंट्स हैं, ब्रिटिश जो बिजनेसमैन हैं, वो बहुत बड़ी एक प्रॉफिट कमा रहे हैं, किससे? हमसे ही कमा रहे हैं, और आज से नहीं, बहुत पहले से कमाते आ रहे हैं। बट जब कुछ करने की बात आती है, कुछ वेलफेयर करने की बात आती है, तो ये ब्रिटिश हमारे ऊपर खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो हम भी इनका जो गुड्स है इनका क्या करें? बॉयकॉट करें, चाहे वो क्लोथ्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे लिकर्स हो, क्लोथ्स हो, कोई भी गुड्स हो जो कि ब्रिटिश मेड है, उसका हम क्या करें? बॉयकॉट करेंगे। धीरे धीरे स्वदेशी मूवमेंट आगे बढ़ता जाता है। इसमें और भी बहुत कुछ हुआ था, जैसे ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज का बॉयकॉट किया गया था, ब्रिटिश स्कूल्स का बॉयकॉट किया गया था, ये सब कुछ हुआ था। तो एट लास्ट आज की क्लास में आज यही मैं एंड करना चाह रहा हूँ। स्वदेशी मूवमेंट में अभी और भी थोड़ी बहुत पॉइंट्स बाकी है। स्वदेशी मूवमेंट को पढ़ाने के बाद मैं सीधा आगे बढ़ूंगा और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की ओर मैं बढ़ूंगा, लेकिन इसके बीच में आपको खिलाफत भी पढ़ना है, जलियांवाला बाग भी पढ़ना है, और इसके साथ साथ आपको और छोटे बड़े एक दो मूवमेंट्स हैं उनको भी आपको पढ़ना है।